हेलो गाइस, दिस इज साध्वी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियलिस्टिक टीचिंग। तो गाइस, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की सीरीज। ठीक है, जिसमें हम लोग पब्लिक इंटरनेशनल लॉ सब्जेक्ट को पूरा ऐसे डिस्कस करने वाले हैं वीडियोस के थ्रू, एंड पीडीएफ लिंक्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी नोट्स के। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे हर वीडियो के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक्स। सो आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं? पहला, डेफिनेशन ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। सेकंड, फंक्शन एंड रेलेवेंस ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, एंड क्लासिफिकेशन एंड सोर्सेज ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। पहला टॉपिक हमारा क्या है? इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। व्हाट इज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, होता क्या है सब कुछ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। So now, law is the element of the society which helps to develop a framework within which rights and duties can be established. Law वो एलिमेंट है सोसाइटी का जो हेल्प करता है डेवलप करने के लिए एक फ्रेमवर्क जिसमें राइट्स एंड ड्यूटीज एस्टेब्लिश की जा सके। ठीक है, लोगों को राइट्स दिए भी जा सके एंड उनसे ड्यूटीज ली भी जा सके। तो लॉ एक ऐसा एलिमेंट है सोसाइटी का। ठीक है, द वर्ल्ड टुडे रिक्वायर्स अ मेथड वेयर इंटरस्टेट रिलेशंस कैन बी कंडक्टेड। हमारे वर्ल्ड को आज के टाइम पे ज़रूरत है एक ऐसे मेथड की जिससे जो इंटर स्टेट रिलेशंस है वो बनाए जा सके। तो ये सब बनाने के लिए क्या होता है? इंटरनेशनल लॉ बनाया गया है एंड इंटरनेशनल लॉ फिल्स दिस गैप। इंटरनेशनल इंटर स्टेट रिलेशन को कंडक्ट करने का जो गैप है वो कौन फिल करता है? इंटरनेशनल लॉ। द United Nations developed this body of international law for the purpose of promoting international peace and security. यूनाइटेड नेशन ने जो ये कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल लॉ का, ये इसीलिए डेवलप किया है ताकि जो पर्पस है प्रमोट करने का इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को वो फुलफिल किया जा सके। नाउ नेक्स्ट इज, कंट्रीज कम टुगेदर टू मेक बाइंडिंग रूल्स दैट दे बिलीव विल बेनिफिट देयर सिटीजन। यहाँ पे क्या होता है इंटरनेशनल लॉ, मतलब जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ होता है उसमें होता क्या है जनरली? जो कंट्रीज हैं कम टुगेदर, आपस में मिलती हैं टू मेक बाइंडिंग रूल्स दैट दे विल बेनिफिट देयर सिटीजन्स। वो आपस में मिलती हैं, जुड़ती हैं एंड कुछ ऐसे रूल्स बनाती हैं जो उन्हें लगता है कि उनके सिटीजन्स के लिए बेनिफिशियल होंगे। इंटरनेशनल लॉ प्रमोट पीस, जस्टिस, कॉमन इंटरेस्ट एंड ट्रेड। हमें पता है कि इंटरनेशनल लॉ क्या प्रमोट करता है? पीस, जस्टिस, कॉमन इंटरेस्ट एंड ट्रेड। स्टेट्स वर्क टुगेदर टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल लॉ। जो स्टेट्स हैं, अब स्टेट वर्ड, यहाँ पे स्टेट वर्ड को हम क्या मानेंगे? कंट्री को, मतलब जन कंट्री को हम कंसिडर कर रहे हैं एज अ स्टेट। ठीक है, तो ये पूरी स्लाइड में ये चीज याद रखना, जहां भी मैं स्टेट बोल रही हूँ उसका क्या मतलब है? कंट्री। ठीक है, तो स्टेट्स वर्क टुगेदर टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल लॉ बिकॉज इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी। जो स्टेट्स हैं वो आपस में मिलकर काम करती हैं इसके ऊपर ताकि जो इंटरनेशनल लॉ है उसको मेंटेन किया जा सके, बढ़ाया जा सके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए। इंटरनेशनल लॉ इज डायरेक्टली एंड स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ jurists, publicists, instructions to diplomatic agents, important conventions, even when they are not ratified, and arbitral awards। तो जो ये इंटरनेशनल लॉ है ये डायरेक्टली और स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड है किससे? राइटिंग्स से, जूरिस्ट पब्लिसिस्ट्स की, या फिर डिप्लोमेटिक एजेंट्स ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए उनसे, या जो कन्वेंशंस है जो कंट्रीज के बीच में ऑलरेडी कन्वेंशंस हो चुके हैं उनसे, एंड जो आर्बिट्रल अवार्ड्स हैं उनसे उनसे काफी इन्फ्लुएंस्ड है। Next is definition of international law. So, what is the definition of international law? According to Oppenheim, international law is a law of nations, or it is the name for the body of customary law and conventional rules which are considered to be binding by civilized states in their intercourse with each other. क्या है? लॉ ऑफ नेशन है या फिर नेम ऑफ द बॉडी ऑफ कस्टमरी लॉ एंड कन्वेंशनल रूल्स। ठीक है, कस्टमरी लॉज का या कन्वेंशनल रूल्स की जो बॉडी है या तो उसका नाम है या लॉ ऑफ नेशन है, विच आर कंसिडर्ड, जो कंसिडर किए जाते हैं कि बाइंडिंग है सिविलाइज्ड स्टेट्स पे उनके इंटरकोर्स को, मतलब जो भी उनका बीच आपस में जो भी वो लेन देन या जो भी चीज वो करते हैं उनको कंसिडर करने के लिए, उन पे बाइंडिंग करने के लिए इंटरनेशनल लॉ बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, दस इंटरनेशनल लॉ कैन बी कंसिडर्ड एज ट्रीटीज। आप इनको क्या बोल सकते हो? ट्रीटीज बोल सकते हो, सेट ऑफ रूल्स एंड एग्रीमेंट्स बोल सकते हो बिटवीन कंट्रीज दैट आर बाइंडिंग बिटवीन देम। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ गवर्न्स हाउ नेशंस मस्ट इंटरैक्ट विद अदर नेशन। क्या करता है इंटरनेशनल लॉ? गवर्न करता है कि एक नेशन दूसरी नेशन के साथ इंटरैक्ट कैसे करेगी। इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन रेगुलेटिंग द इशू ऑफ जुरिस्डिक्शन विच अराइजेस व्हेन
पीपल ट्रेड अमंग डिफरेंट स्टेट्स। अब ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है रेगुलेट करना एक जुरिस्डिक्शन को, एक स्टेट की जुरिस्डिक्शन को। जब जब बात कहाँ आती है, जब लोग आपस में ट्रेड करना शुरू करते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो वहां पे ये बहुत जरूरी हो जाता है जानना कि एक स्टेट की पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन क्या है। तो ये कहाँ से पता चलता है, ये मतलब हमारा ये डिफाइन कहाँ है, इंटरनेशनल लॉ पे डिफाइंड है। द मेन पर्पज ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज टू प्रमोट जस्टिस, पीस एंड कॉमन इंटरेस्ट। अगेन, क्या मेन पर्पज है इसका, प्रमोट करना जस्टिस को, पीस को एंड कॉमन इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज functions and relevance of international law. So what are the functions of international law? It is the most convenient form regulating world order in present day world. क्या है, सबसे पहली बात तो ये है कि भाई ये सबसे ज्यादा कन्वीनियंट फॉर्म है वर्ल्ड ऑर्डर को आज के टाइम पे रेगुलेट करने के लिए। नेक्स्ट, इट एम्स टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। हमें पता है, हम 2-3 बार ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज इट प्रमोट्स सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स बाय अचीविंग इंटरनेशनल कॉपरेशन। इसका मानना क्या है कि भाई जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करो कैसे, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू। भाई जब बहुत सारी कंट्रीज आपस में मिलजुल के कुछ चीज डिसाइड करेंगी और कुछ अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कंट्रीज आपस में मिलजुल के कोऑपरेट करके उसको सॉल्व करेंगी ना। एंड आई थिंक इट इज अ बेटर सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम टू सॉल्व इट। ठीक है। बेटर मेथड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इंटरनेशनली। और आप देख लो कि नेशनली भी अगर देखा जाए तो लोग अगर आपस में मिलजुल के चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करती है तो वो जल्दी सॉल्व हो जाती है। ठीक है। इट ऑल्सो प्रमोट्स पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। जो भी हमारे इंटरनेशनल लेवल पे डिस्प्यूट्स होते हैं उनको भी पीसफुली अगर सेटलमेंट किया जा सके तो उस चीज को ये प्रमोट करता है। नाउ नेक्स्ट इज principles of international law. So what are the principles of international law? So there are two principles of international law. First is jus gentium. What does it mean? कि jus gentium मतलब ये इस फ्रेज का एक तरीके से आप मतलब देखो तो ये है कि भाई कोई भी लॉ ऐसा नहीं है कि ये किसी स्टैट्यूट से उठाए गए लॉ नहीं है। ये माना जाता है कि भाई नेचुरली ये पता है लोगों को, म्यूचुअली उनके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई ये चीज करना गलत होगा। तो वो ऐसे कहीं लिखा नहीं गया है कि भाई ये करोगे तो उसकी कोई पनिशमेंट नहीं है, बट स्टिल लोगों में ये बिलीव है कहीं ना कहीं कि भाई ये चीज नहीं करनी, नेचुरल बिलीव है उनका ये। ठीक है। तो पहला प्रिंसिपल नेचुरल बिलीफ ही है। दीज सेट ऑफ रूल्स डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अ लीगल स्टेट्यूट, किसी लीगल स्टेट्यूट का पार्ट नहीं होती है, बट म्यूचुअली गवर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू नेशंस। भाई हम भी अगर हम खुद भी देखें, हम आप हमारा कोई दोस्त है या कोई हमारा जानने वाला है, तो मतलब उसके साथ हमारा चाहे जो भी रिलेशनशिप हो, हमारे खुद की हम बाउंड्री सेट कर लेते हैं खुद के लिए। सामने वाले बंदे को देख के डिसाइड कर लेते हैं कि भाई इसके साथ ये चीज नहीं करनी, तो वो कहीं लिखी तो नहीं है कि भाई हाँ ये करना ये नहीं करना, बट फिर भी हम कर लेते हैं, तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही पहला प्रिंसिपल यही है। नेक्स्ट इज जस्ट इंटर जेंटस। इसका क्या मतलब है? दीज रेफर्स टू दोज ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय बोथ कंट्रीज म्यूचुअली। ये कॉडिफाइड है, ये लीगली लिखे गए हैं। क्या है ये? उन उन मतलब उन चीज को रेफर करता है जो ट्रीटीज, जो एग्रीमेंट्स एक्सेप्ट किए गए हैं कंट्रीज में, दो कंट्रीज के बीच में म्यूचुअली। तो एक तरीके से ये कॉडिफाइड है। एंड जो जेस्ट जेंटियम वाले हैं वो कॉडिफाइड नहीं है, वो नेचुरल बिलीफ्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके। तो दो प्रिंसिपल हो गए हमारे। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सो क्लासिफिकेशन कैसे है इसका? पहला क्लासिफिकेशन मतलब दो टाइप्स में क्लासिफिकेशन है इसका, दो तरह का। फर्स्ट इज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, सेकंड इज प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। नाउ व्हाट इज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ? Public international law is regulated by the treaties and globally accepted norms and customs which are included as state practice and opinio juris। क्या मतलब है इसका? कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को रेगुलेट किया जाता है ट्रीटीज के थ्रू, जो कि ग्लोबली या फिर ट्रीटीज के थ्रू, या फिर ऐसे नॉर्म्स एंड कस्टम्स के थ्रू जो ग्लोबली एक्सेप्टेड हैं और जो एक स्टेट ने ऑलरेडी अपनी प्रैक्टिस में इंक्लूड किए हुए हैं या उसके ओपिनियन में है। ठीक है। ठीक है। ये पब्लिक लेवल पे बात हो रही है, पब्लिक है ना, पब्लिक इंटरनेशनल, तो ये पब्लिक लेवल पे। इट रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन दोज नेशंस एंड पीपल्स दैट आर प्रोन टू बी अफेक्टेड बाय अ पर्टिकुलर लॉ एज दे आर बाउंड बाय दीज लीगल कोड्स एंड रूल्स। अब क्या होता है, कहीं पे ना कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनसे लाइक जो थोड़ा सा खतरे का कारण एक तरीके से बन जाती है कभी कभी, तो उन कंट्रीज के लिए ऑलरेडी लॉज बनाए गए हैं ताकि वो मतलब वो क्यों बनाए गए हैं वो लॉज? वो इसीलिए बनाए गए हैं ताकि दैट पर्टिकुलर नेशन कैन नॉट अफेक्ट द पीपल ऑन पब्लिक लेवल या इंटरनेशनल लेवल। तो एक तरीके से वो पब्लिक के बेनिफिट के लिए वो चीजें बनाई गई हैं। ठीक है। वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अब लॉ बना दिया गया, आप ये चीज कर ही नहीं सकते। उसका चांसेस थे करने के, बट वो नहीं कर सकते क्योंकि उसको कॉडिफाइड कर दिया, उसको बाउंड कर दिया गया है एक लॉ के थ्रू। ठीक है। अब अगर वो करेगी तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। ये प्राइवेट लेवल पे होता है। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में क्या होता है? इट रेगुलेट्स प्राइवेट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिविजुअल रेदर देन द स्टेट्स। ये प्राइवेट कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करती है। जैसे कुछ इंडिविजुअल्स, एक कंट्री का कोई इंडिविजुअल है, दूसरी कंट्री का कोई इंडिविजुअल है, उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अब ना तो उस मतलब
दो कंट्रीज है ना, तो किसी भी सिंगल कंट्री के लॉ से तुम उसको वो जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं। वो बोलेगा मेरी कंट्री से करो, वो बोलेगा मेरी कंट्री से करो, तो ऐसा नहीं होता। तो इस तरीके के केसेस में क्या होता है, एक इंटरनेशनल लॉ, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है जो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को रेगुलेट करता है। इट सीक्स टू रिजॉल्व डिस्प्यूट इन द डोमेस्टिक म्युनिसिपल बॉडी विच इन्वॉल्व्स एन इशू रिवॉल्विंग बियॉन्ड इट्स डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन। क्या मतलब है कि ये रेगुलेट तो इंटरनेशनल लॉ करेगा बट म्युनिसिपल बॉडी के अंदर करेगा। मतलब दोनों में से किसी भी एक का कोर्ट डिसाइड कर लिया जाएगा कि भाई इस कोर्ट में हम लोग ये डिसाइड करेंगे, बट डिसीजन इंटरनेशनल लॉ के थ्रू दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए दो क्लासिफिकेशन, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में क्या था कि पब्लिक जो जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व है, ठीक है, एंड प्राइवेट में जिसमें प्राइवेट इंडिविजुअल इन्वॉल्व है। ठीक है, नेक्स्ट इज sources of international law. So there are five sources, generally there are five sources of international law. पहला treaties, second customs, general principles of law recognized by civilized nations, fourth is judicial decisions, fifth is teaching of publicists. अब ये पांचों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या ये सोर्सेज हैं और ये कैसे इनको सोर्सेज बोला जाता है। So first source is treaties. Now what is treaties? The concept of treaty is based on pacta sunt servanda. Sorry, pacta sunt servanda. इसका क्या मतलब है? Promises must be kept, which is a customary law principle, which means promises must be kept. इसका क्या मतलब है कि भाई एक कंट्री है, दूसरी कंट्री है, उन दोनों ने कोई ट्रीटी साइन करी आपस में। ट्रीटी को एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट मान सकते हो, एग्रीमेंट मान सकते हो, कुछ भी हो सकता है। एक तरीके से प्री डिसाइडेड चीज है, उसमें लिख दी गई कि भाई ये चीज है, ये नहीं करनी या ये करनी है, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख दिए गए ना। तो वे दोनों कंट्रीज जब भी आपस में डीलिंग करेंगी या किसी और कंट्री के साथ डील करेंगी, तो वो उस ट्रीटी में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं उनको फॉलो करेंगी। अब वो ट्रीटी एक तरीके से उनके लिए क्या बन गई, लॉ बन गई ना। तो इसी तरीके से जो ट्रीटी है वो सोर्स ऑफ लॉ बन गई यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखो, इन अ ट्रीटी कंट्रीज क्रिएट देयर टर्म्स ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आउट ऑफ देयर वॉल्यूशन। ये मैंने बता दिया कि कंट्रीज खुद अपनी टर्म्स एंड राइट्स डिसाइड कर लेती हैं, ऑब्लिगेशंस कर लेती हैं डिसाइड, ये उनको क्या करना है किसी भी डीलिंग को करते टाइम। दस इट इज वेरी सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसा ही होता है, कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग पहले कॉन्ट्रैक्ट करते, तुम ये करोगे मैं करूंगा, बदले में तुम ये करोगे, तो ऐसी ट्रीटी में होता है। देयरफॉर अ ट्रीटी इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स व्हिच लेज डाउन द मैनर इन व्हिच एवरी स्टेट वुड एक्ट while doing dealings with other participating states। ये मैंने बता दिया है कि ये ट्रीटी एक रिटन एग्रीमेंट होता है एक स्टेट या दूसरी काफी सारी स्टेट्स के बीच में, जिसमें वो चीजें डिफाइन कर देती हैं, लिख देती हैं कि भाई वो जब भी किसी डीलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे किसी कंट्री के साथ, वो किस तरीके से एक्ट करेंगे, किस मैनर में वो वर्क करेंगे। Sometimes in place of treaties, other terms such as charters, declarations, conventions and statutes are often used। कई बार ट्रीटीज की जगह ये वर्ड्स भी यूज किए जा सकते हैं। हाउएवर देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन मीनिंग ऑफ दीज टर्मिनोलॉजीज। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इनकी टर्मिनोलॉजीज के बीच में, बट जब भी आपको लाइक एक तरीके से किसी कहीं पे सुनने को मिले वर्ड इंटरनेशनल लेवल पे, तो दैट मीन्स इट इज अ ट्रीटी। ठीक है, नेक्स्ट इज कस्टम। व्हाट इज कस्टम? कस्टम हम वैसे पहले भी पढ़ चुके हैं, जो पुरानी चीजें चलती आ रही है, प्रथा एक तरीके से वही। तो इसमें भी वही है। कस्टम इज वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स, सबसे पुराना सोर्स है, सबसे पहला सोर्स है। इन इंटरनेशनल लॉ इट इज कंसिडर्ड टू बी ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ इट्स डिसेंट्रलाइज्ड नेचर। क्यों इंटरनेशनल लॉ में इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ज्यादा दी जाती है? क्यों दी जाती है? क्योंकि डिसेंट्रलाइज नेचर है। ऐसा नहीं है ना कि इसका एक ही सेंटर है, यहाँ से ये आया है, नहीं। एक बंदे ने बोल दिया तो मान दिया, नहीं। ये काफी सारे लोगों में फैला हुआ है और काफी सारे लोग इसको मानते हैं, तो इसलिए इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। टू कंडीशंस आर इसेंशियल फॉर एन एक्ट ऑफ अ स्टेट टू कंस्टिट्यूट अ कस्टम। एक स्टेट के एक एक्ट को कस्टम बनाने के लिए दो कंडीशंस है जो कि इसेंशियल है। कौन कौन सी? पहली, द फर्स्ट बीइंग द स्टेट प्रैक्टिस इटसेल्फ। सबसे पहला तो वो जो कस्टम जिस एक्ट को वो कस्टम बता रहे हैं, सबसे पहले तो वो खुद उसको प्रैक्टिस करता होना चाहिए। नेक्स्ट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट ऑफ द स्टेट नेसेसरी नीड्स टू बी पॉजिटिव इन नेचर। जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव ही होगा नेचर में, कैसा भी हो सकता है। स्टेट प्रैक्टिस शुड बी एक्सटेंसिव, यूनिफॉर्म, कंसिस्टेंट, प्रिवेल फॉर एटलीस्ट सच अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या मतलब है इस बात का कि वो प्रैक्टिस या तो बिल्कुल सेम तरीके से करी जानी चाहिए, कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए, और एक ऐसे लंबे टाइम तक चलती आनी चाहिए जिसे जिसे बोला जाए कि हाँ भाई ये इतने लंबे टाइम से रिकॉग्नाइज की जा रही है, उसको कस्टम बोलने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज द सेकंड एसेंशियल इज ओपिनियो जुरिस। ओपिनियो जुरिस का क्या मतलब हो गया? एक तरीके से साइकोलॉजिकल बिलीफ। एक स्टेट है विच, मैं इसको समझाती हूँ, आगे पढ़ते हैं पहले। विच मीन्स द साइकोलॉजिकल बिलीफ ऑफ अ स्टेट दैट इट्स एक्ट इज क्रिएटिंग अ लीगली ऑब्लिगेटरी पोजिशन फॉर इटसेल्फ। क्या मतलब है कि स्टेट के माइंड में साइकोलॉजिकली उसका ये बिलीफ है कि भाई ये जो एक्ट है ना, ये एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है हमारे ऊपर कि भाई हमें ये करना है। बट इट शुड बी नोटिस दैट नॉट एवरी एक्टिविटी ऑफ अ स्टेट वुड नेसेसरी क्रिएट बाइंडिंग रूल्स ऑफ कस्टमरी लॉ।
पर ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हर एक्ट स्टेट का ऐसा बाइंडिंग रूल कस्टमरी लॉ नहीं बना सकता, कुछ है जो बना देंगे। फॉर इंस्टेंस, इफ अ पर्टिकुलर पैटर्न इज यूज्ड बाय द स्टेट ऑन अ पर्टिकुलर इशू इन द जनरल असेंबली, इट इज इरेक्टिव ऑफ द मैक्सिम ओपिनियो जुरिस। अब यहाँ पे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर कोई भी पैटर्न है स्टेट का, वो यूज करती आ रही है काफी टाइम से, तो मतलब किसी भी जनरल असेंबली में किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो उसको देखा जाता है कि भाई हाँ, इनके यहाँ पे ये चीज बहुत टाइम से हो रही है एंड इनके यहाँ ऐसे ही होता है, इट इज द कस्टम फॉर देम। ठीक है, तो नाउ कस्टम इज डन। नेक्स्ट इज जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। इसका क्या मतलब है? एज एन इंटरनेशनल लॉ देयर इज नो कोहेसिव बॉडी फॉर लेजिस्लेटिंग लॉज और एनी कोर्ट दैट हैज पावर टू सेट प्रेसिडेंट, thus it is relatively undeveloped as compared to municipal law. Article 38 of Statute of International Court of Justice provides for general principles of law recognized by civilized nations as a source of law. इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझाती हूँ कि हमें पता है इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी कोई भी बॉडी नहीं है जो लॉ बनाती हो। कोई पर्टिकुलर बॉडी सुनी है कभी कि हाँ भाई वो इंटरनेशनल लेवल पे लॉ बनाती है? नहीं। क्योंकि कैसी, मैं किस किस बॉडी की बात कर रही हूँ, जैसे हम इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट ऐसी बॉडी है, इट इज अ लेजिस्लेटिव बॉडी जो हमारी कंट्री के लिए लॉज बनाती है। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी कोई बॉडी नहीं है। अब इंडिया में अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट है, जिसके डिसीजंस को जो जूनियर कोर्ट्स हैं, जैसे हाई कोर्ट्स हो गए या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, उनके लिए वो लॉ बन जाता है। कोई डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, आगे के टाइम में उसको कर दिया, रिकॉग्नाइज कर दिया कि भाई हाँ ये डिसीजन मैंने दिया है। आगे के टाइम में अगर सेम फैक्ट का कोई केस हाई कोर्ट में आता है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आता है, तो वो उसमें इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, मतलब इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना, वो सीधा सीधा पुराना जो जजमेंट है उसको उठाकर उसमें अप्लाई कर देंगे। तो वो जो जजमेंट उन्होंने उठाया, वो पर्टिकुलरली उनके लिए बन क्या गया, लॉ बन गया ना। उन्होंने एज अ लॉ उसको अप्लाई कर दिया एज इट इज। तो ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे तो ऐसा कोई कोर्ट नहीं है जिसको ये अथॉरिटी दी गई हो कि उसके जुडिशियल डिसीजंस को उठा के एज इट इज अप्लाई कर दिया जाएगा। बट क्या होता है कि आर्टिकल 38 ऑफ द जो स्टेट्यूट का है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, वो ये बोलता है कि ऐसे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ जो सिविलाइज्ड नेशन ने रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब वो रिकॉग्नाइजिंग के थ्रू काफी सारी नेशंस को उन्होंने नेशंस ने उन्हें रिकॉग्नाइज कर दिया कि हाँ भाई हम इनको एज अ लॉ मानते हैं। तो एज अ रिकॉग्नाइजेशन उनको क्या बना दिया जाता है, सोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, तो ऐसे जनरल प्रिंसिपल्स जो सिविलाइज्ड नेशंस ने रिकॉग्नाइज किए हों, उनको रिकॉग्नाइजेशन दे दी हो, तो ऐसो को क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ लॉ, वो बन जाते हैं। नेक्स्ट इज जुडिशियल डिसीजंस। अगेन वही सेम कंसेप्ट आ गया कि कोई बॉडी नहीं है, बट हाँ, इसको मैं ऐसे रीड करके आपको बताती हूँ। एज पर आर्टिकल 38 जुडिशियल डिसीजंस आर रिकॉग्नाइज्ड एज सब्सिडरी मींस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ लॉ। ठीक है, माना जाता है कि ठीक है आप कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो आप उसको एज अ लॉ। आर्टिकल 59 ऑफ स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे स्टेट्स दैट द डिसीजंस ऑफ द कोर्ट कैन ओनली गाइड देम बट डज नॉट हैव एनी बाइंडिंग वैल्यू ऑन द कोर्ट। जैसे इंडिया में देखा हमने कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई जजमेंट दे देता है एंड फर्दर टाइम में कोई सेम केस अगर हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास आता है, तो एज इट इज जजमेंट उठा के डाल देता है, क्योंकि वो उस पर बाइंडिंग है, उसको करना पड़ेगा वही। वो उसके जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवर रूल नहीं कर सकता। ठीक है, बट और हाँ ये है कि सब सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को ओवररूल कर सकता है, बट हाई कोर्ट या उसके मतलब जूनियर कोर्ट्स नहीं कर सकते, लोअर कोर्ट जो है वो नहीं कर सकते। बट इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है कि ठीक है, कोई डिसीजन कोर्ट ने दे दिया, तो वो एज अ गाइडेंस यूज किया जाएगा, मतलब उसको एज इट इज अप्लाई करने से पहले चाहे तो अप्लाई भी कर सकते हैं, बट उसकी मतलब ये होता है कि बस अगर कोई केस वैसा आ रहा है तो वो गाइडेंस ले लेगा कि हाँ भाई पहले के केस में ऐसे हुआ था, मैं भी ऐसे ही अप्लाई करूंगा। ठीक है, बट मर्जी है उसकी, बाइंडिंग नहीं है उसके ऊपर। ठीक है, तो on the court, and the court is authorized to apply the previous decisions of the court which are known as evidence of international law. तो क्या है, कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है, वो चाहे तो अप्लाई कर सकती है एंड उसको एज एविडेंस यूज कर सकती है। द डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसीज इज नॉट फॉलोड इन इंटरनेशनल लॉ। क्या है कि इंटरनेशनल लॉ में ये जो स्टेट डिसीजेज का डॉक्ट्राइन है वो फॉलो नहीं होता। So next is ICJ through its case laws, advisory opinions and judges role play a major role in the law making process. क्या है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो अपने केस लॉज के थ्रू, एडवाइजरी ओपिनियंस के थ्रू एंड जजेस रोल प्ले के थ्रू, मतलब जजेस को ये पावर दी गई है एक तरीके से कि वो लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि पहला एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, कौन से केस का, निकारगुआ वर्सेस यूएसए का, जहां पे द प्रिंसिपल ऑफ प्रोहिबिशन अगेंस्ट द यूज ऑफ थ्रेट और द यूज ऑफ फोर्स वाज रिकॉग्नाइज्ड। इसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया था एंड बाद में इसको कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ में जगह दे दी गई थी। दूसरा केस है, मतलब क्या डिसाइड तो ये एक केस के थ्रू हुआ था ना, तो केस के थ्रू ही वो उसमें आया, इंटरनेशनल लॉ में ऐड हुआ, तो ऐसे ही इसको सोर्स माना गया। नेक्स्ट, नाउ वी आर डन विद द वीडियो, सो थैंक यू गाइस। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा एंड अगर कोई भी डाउट है, जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थोड़ा सा ना ये कंफ्यूजिंग लगता है, बोरिंग सा भी लगता है, बट अगर आप इसकी लाइंस पढ़ोगे, मतलब जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हैं उनको लाइन टू लाइन अगर आप पढ़ोगे एंड वीडियो को सुनोगे, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी एंड थोड़े से एफर्ट्स तो आपको भी डालने ही पड़ेंगे। सो ठीक है, सीरीज कंटिन्यू करती रहूंगी मैं ऐसे ही, एक ऑल्टरनेटिव डे पे मैं वीडियोस पोस्ट करती रहूंगी ऐसे।
इंटरनेशनल लॉ पे, एंड आई होप इट विल हेल्प यू आउट इन योर सेमेस्टर एग्जाम्स, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज, एंड थैंक यू गाइस फॉर योर सपोर्ट.